गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडुशाला में आपका स्वागत है। लूसेंट इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में भाग 6 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज भाग 7 का डिस्कशन करेंगे। चलिए, और पहला टॉपिक है भारत की जनगणना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व किस पे है? तो ये संघ सरकार पे है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ध्यान रखिएगा, किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसका उच्च अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सेकरी थे। 2011 ईस्वी की जनगणना यानी 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना शुरुआती महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 में शुरू हुई थी। आपको यहाँ 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना में अगर कंफ्यूजन हो, आई थिंक नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। 1947 में जब देश आज़ाद होता है, उसके बाद से जो जनगणना हो रही है, जो भारत की गवर्नमेंट कर रही है, वो 7वीं है। लेकिन ये मेयो से स्टार्ट होके रिपन ने जब इसको स्थायी किया जनगणना, तो तब से लिया जाए रिपन के काल से, तो ये 15वीं जनगणना है। ठीक है। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को स्वीकृति प्रदान की, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभांकर प्रांगण शिक्षिका था तथा इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब देखिए, वही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा दिया है, इसको जानना जरूरी है, जान लीजिए। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में होती है और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई जाती है। 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू गोल्डन थे। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू गोल्डन थे। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई और समय समय पर आयुक्त बदलते रहते हैं, लेकिन जो इसके पहले आयुक्त थे वो R.A. गोपाला स्वामी थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस स्वीडन को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक विश्व में प्रथम व्यवस्थित जनगणना स्वीडन ने कराई थी, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका में हुई थी। 1801 में लंदन में जनगणना प्रारंभ हुई थी। कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी हुई हैं, जैसे कि जनसंख्या घनत्व। तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित औसत जनसंख्या से है। मतलब जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां देखिए, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य किससे है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली औसत जनसंख्या। ठीक। अब लिंगानुपात, ये लिंगानुपात ध्यान रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये डीआई में भी पूछ लेता है। अभी लास्ट ईयर बीपीएससी मेंस की डीआई में लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था लिंगानुपात निकालते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। अब लिंगानुपात निकालते क्या? लिंगानुपात इज इक्वल टू स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणित 1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिशु लिंगानुपात देखते हैं, सेम वही फंडा। जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह की स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 इज इक्वल टू बालिकाओं की संख्या अपॉन बालकों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्लियर? साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो
अथवा उसे लिख सकता हो या पढ़ सकता हो, साक्षर लिटरेट कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है, अब साक्षरता दर इज इक्वल टू साक्षरों की संख्या अपॉन 7 प्लस आयु की जनसंख्या इंटू 100। अब 10 की वृद्धि दर देख लेते हैं। 10 की डेकेड्स ग्रोथ रेट, यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। 10 की वृद्धि दर इज इक्वल टू वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या अपान पूर्व की जनसंख्या इंटू 100। मतलब आज की जनसंख्या में पहले की जनसंख्या को माइनस करिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें पूर्व की जनसंख्या से डिवाइड कर दीजिए। अब देखते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में एक वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। मतलब ऐसे समझिए, जो पैदा हुए, जिनमें अगर 1000 लोग पैदा हुए तो उनमें से जितने जीवित हैं और जितने मर गए, अब जितने जीवित हैं उनको और जितने डेथ कर गए हैं उनको औसत करके निकालते हैं तो उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। अगर 1000 में 100 शिशु ऐसे रहे जो एक्सपायर कर गए तो उसी से निकाल लेते हैं। क्लियर। जनगणना 2011 ईस्वी के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR तैयार किया जा रहा है। जिससे देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं उससे ऊपर की वय के वर्ष के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 देखते हैं के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो अभी हम किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं? हमारी स्ट्रेटजी जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने की है। ठीक है। 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 539 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया। एक दशक की अवधि 2001 से 2011 में कुल 47 नए जिले बने हैं। ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है, हमेशा आपने एग्जाम में देखा होगा, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, महान विभाजक वर्ष। तो भारत के जनांकी इतिहास में महान विभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को कहा जाता है। 19 और ऐसा क्यों है, क्यों इसको महान विभाजक कहते हैं? 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक -0.31% हो गई। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई। आई होप आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या में हमारे ऋणात्मक वृद्धि क्यों हुई थी। इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। भारत की जनगणना या भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई थी। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई थी। अब 2011 की जनगणना संबंधित प्रमुख आंकड़े हम लोग देखते हैं। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,21,08,54,977। कितनी है? 1,21,08,54,977, जिसमें से 51.47% पुरुष हैं और 48.53% महिलाएं हैं। और पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 62,32,70,258 है। और महिलाएं कितनी हैं? ये 58,75,84,719। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है 17.5%।
और जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई है? 1.97। अच्छा, ये 1.97 पुराने 2000 के आंकड़ों के अनुसार थी। अब 2010 में 11 में 1.97 से घट के 1.64 हो गई है, जबकि 10 की वृद्धि दर 21.54 से घटकर 17.7% हो गई है, 17.7%। और देखते हैं नागालैंड की 10 की वृद्धि दर क्या है। तो नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही, जो कि कितनी प्रतिशत रही याद करने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या घनत्व देखते हैं। तो जनसंख्या घनत्व हमारा पहले 325 था, जो कि बढ़ के अब 382 हो गया है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ आप समझते होंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व मतलब एक, अब देखिए मान लीजिए इतना बड़ा कोई क्षेत्र है, मान लीजिए ये 1 हेक्टेयर है या 1000 वर्ग किलोमीटर है, तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं वही उसकी जनसंख्या घनत्व होती है। तो जनसंख्या घनत्व अभी 382 हो गई है। और लिंगानुपात भारत में कितना है? तो पहले 2000 के आंकड़ों के अनुसार 933 था, अब 2010 में बढ़ के 943 हो गया है। तो लिंगानुपात बढ़ना अच्छा होता है या घटना, ये बताइएगा आप कमेंट करके। शिशु लिंगानुपात देखते हैं, तो ये 927 से घटकर 918 हो गया है। अब देखते हैं जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या। तो साक्षर कितने हैं? 64.84% लोग साक्षर हैं थे, अब बढ़ के वो 73% हो गए हैं। और पुरुष साक्षरता कितनी हो? 75.26 पहले थी, अब बढ़ के वो 80.9% हो गई है। इसमें देखते हैं महिला साक्षरता कितनी हो गई। महिला पहले 53.67 थी, अब बढ़ के 64.6% हो गई है। फिलहाल इसमें जो फैक्ट्स हैं वो इसी बार के आप याद रखिए, 2011 की जो कि कुल साक्षर संख्या 73% है, और पुरुषों की संख्या साक्षरता के 75% है, 75.26% थी, 80.9% पुरुष साक्षर हैं वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 80.9%, और महिलाएं 64.6% साक्षर हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम, ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए जाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में SC अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए कुल संख्या कितनी है? 20.14 करोड़, जो देश की कुल जनसंख्या की 16.6% है। 2001 में कितनी थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब देखते हैं 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? तो ये 945 है। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर 20.8% रही। 2011 ईस्वी में जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति मतलब ST की कुल संख्या कितनी है? तो 10.43 करोड़, जो देश की कुल जनसंख्या की 8.6% है। अभी देख लेते हैं अगला आंकड़ा क्या है। 2011 में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? तो 990 है। 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जनजातियों की 10 की वृद्धि दर 23.7% रही, 23.7% रही। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है। कितनी है? 31.22%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% थी तथा ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। इसका मतलब कि अब लोगों का शहरों की ओर प्रवासन ज्यादा हुआ है। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। किसकी? सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना, राज्यों में सबसे कम सिक्किम है, बाकी इससे भी कम 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां जनसंख्या इससे भी कम है। कौन कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नागर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। ठीक है, और उसके बाद फिर सिक्किम, फिर अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली। अच्छा, इस तरह क्रम में दिया है वो। यहाँ तक आप देखिए,
यहाँ 4 वो यूटीज हो गई, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जो कि उससे भी कम है। उसके बाद उसने क्रम वाइज उन्हीं चारों को दे दिया कि मतलब सबसे पहले सिक्किम है, उसके बाद वही चीज़ उसी फैक्ट को यहाँ लिखा है उसने, अंडमान निकोबार, फिर दादर नागर हवेली, फिर दमन दीव, फिर सबसे लास्ट में लक्षद्वीप। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि राज्य और केंद्र, किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या सबसे कम है, तो हम बताएंगे लक्षद्वीप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में पूछ लेगा तो लक्षद्वीप आप ऑप्शन चुनेंगे, और अगर वो राज्यों में पूछता है तो भले ही ऑप्शन में लक्षद्वीप रहे, लेकिन आप लक्षद्वीप नहीं चुनेंगे, क्योंकि लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप निकोबार चुनेंगे, सॉरी सिक्किम चुनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, और भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य देख लेते हैं। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, गोवा और फिर नागालैंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। अब 10 की वृद्धि दर देख लेते हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर मेघालय में हुआ, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसको याद रखिए, मेघालय, और कुछ याद रखिए नहीं, मतलब इन 4 को याद रखिए नहीं, लेकिन पहले वाले को जरूर याद रखिए। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे 10 की वृद्धि में बिहार है, चौथे नंबर में जम्मू कश्मीर और 5वें नंबर पे मिजोरम है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य तो आपको पता, ये भी बताया था, माइनस में थी, नेगेटिव थी, नागालैंड, फिर केरल है, फिर गोवा है तीसरे पे, चौथे पे आंध्र प्रदेश, 5वें पे है सिक्किम। तो सबसे कम 10 की वृद्धि दर नागालैंड में, ठीक, जो कि माइनस में रहे। जनसंख्या घनत्व देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य तो अपना बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है और 5वें स्थान पे हरियाणा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, फिर मिजोरम है, सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश, सॉरी मणिपुर और नागालैंड। लिंगानुपात भी देख लेते हैं। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है 1084, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे मणिपुर, 5वें पे छत्तीसगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य तो न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, फिर जम्मू कश्मीर में है, तीसरे नंबर पे सिक्किम है, चौथे नंबर पे पंजाब, 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य तो इसमें पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे नंबर पे मेघालय, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ और 5वें नंबर पे केरल आता है। तो पहले नंबर के सबका याद रखिएगा, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश, इसको याद रखिएगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो हरियाणा शिशु लिंगानुपात में भी और वैसे ही लिंगानुपात में भी हरियाणा ही सबसे कम है, सबसे बुरी पोजीशन में अपना हरियाणा। साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य देखते हैं, तो सबसे साक्षर केरल है जो कि 100% साक्षर हो चुका है, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा, 5वां हिमाचल प्रदेश। इसमें आप ये बात ध्यान रखिएगा कि केरल अब सबको पता हो चुका है, इसलिए आयोग अगर पूछेगा तो ये हो सकता है कि दूसरे स्थान पे जाके वो मिजोरम को पूछे, तो ध्यान रखिए कि सबसे साक्षरता में दूसरे स्थान पे मिजोरम आता है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य देखते हैं, तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले बिहार सबसे कम, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे राजस्थान, चौथे स्थान पे झारखंड और 5वें स्थान पे आंध्र प्रदेश। ये तेलंगाना सहित था, जब तेलंगाना एक में था तब से, क्योंकि 2011 में तेलंगाना एक ही में था। ठीक है, और जरा पीछे देख लेते हैं। हाँ ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य देखते हैं, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ हैं, तो वहीं केरल में, दूसरे स्थान पे फिर वहीं मिजोरम में, तीसरे स्थान पे गोवा, चौथे स्थान पे त्रिपुरा, 5वें स्थान पे हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो बिहार में सबसे कम वैसे भी है, पुरुष में भी सबसे कम साक्षरता है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे मेघालय और 5वें पे झारखंड है। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य देखते हैं, तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्यों में पहले स्थान पे आ जाएगा केरल, फिर दूसरे पे मिजोरम, सेम है देखिएगा, पुरुषों में भी वही थे, महिला में भी दोनों स्टैंडर्ड पे वही थे, और जब पुरुष महिला दोनों को मिला के सामान्य बात की जाए तो उनमें भी यही आ गए हैं।
तीसरे पे गोवा, चौथे पे त्रिपुरा, पांचवे पे नागालैंड। तो पहले और दूसरे स्टैंडर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा साक्षरता में, बाकी तो पहले का याद रखिए बस। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, फिर वही आंकड़े, बिहार अपना सबसे कम साक्षर, महिलाओं में भी पुरुषों में भी और वैसे भी सबसे कम साक्षर। दूसरा राजस्थान, तीसरे स्थान पे झारखंड, चौथे स्थान पे जम्मू कश्मीर, पांचवें स्थान पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी किसी मामले में कम नहीं है, आप देख सकते हैं सारे आंकड़े पूरा करता है। बेरोजगारी हो, गरीबी हो, न्यूनतम साक्षरता वाली बात हो, हर जगह। एक सेकेंड, चलिए ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या देखें। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य, तो हिमाचल प्रदेश प्रतिशत में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। दूसरे स्थान पे बिहार में रहते हैं, तीसरे में असम, चौथे उड़ीसा, पांचवे मेघालय। ठीक है, तो पहले दूसरे स्थान को याद रख लीजिए। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के मामले में पहले स्थान पे है और बिहार ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के मामले में दूसरे स्थान पे है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य हम देखते हैं 5, तो उसमें गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करते हैं, जो कि 62% लोग शहरों में रहते हैं। ठीक है, 2% मिजोरम, दूसरे स्थान पे मिजोरम आता है और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु, चौथे स्थान पे केरल, पांचवें स्थान पे महाराष्ट्र। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु, चौथे पश्चिम बंगाल, पांचवे पे आंध्र प्रदेश। आपको महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, इन दोनों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। ठीक, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में है, यही दो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तीसरा नागालैंड है, चौथा मिजोरम है, पांचवा है मेघालय। अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित कुछ आंकड़े देख लेते हैं। चलिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य, तो पंजाब में प्रतिशत की दृष्टि से SC सर्वाधिक है, दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश में, तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल में, चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश में और पांचवें स्थान पे हरियाणा। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य देखते हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, इसको तो आप जरूर से जरूर यूपी के लिए याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति SC जनसंख्या वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, बिहार तीसरे स्थान पे। 3 स्टैंडर्ड, इसमें 3 स्थान तक याद रखिएगा, क्योंकि बिहार अभी जो देते हैं उसमें ये पूछ सकता है, क्योंकि अभी जो इधर जनगणना होने वाली थी वो उसका कार्यक्रम पूरा हो नहीं पाया है और कोरोना के चलते अभी 2 साल और बैक जाएगा। तो आने वाले 3 सालों तक आपके जो एग्जाम होंगे अभी 2 सालों 3 सालों तक, उसमें आपके यही आंकड़े चलने वाले हैं। चौथा तमिलनाडु, पांचवा आंध्र प्रदेश। अभी देख लेते हैं, नोट में कुछ दिया है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में कोई भी SC निवास नहीं करते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक ST जनसंख्या वाले 5 राज्यों में तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रहते हैं, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र में, तीसरे स्थान पे ओडिशा, चौथे स्थान पे राजस्थान, पांचवें स्थान पे गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अनुसूचित जाति ST जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। ठीक है, झारखंड में ST जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। इसकी कुल जनसंख्या कुल ST जनसंख्या कितनी है, तो 86,45,42 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST जनसंख्या प्रतिशत के मामले में मिजोरम, ठीक है, प्रतिशत के मामले में पहले स्थान मिजोरम है, दूसरे स्थान पे नागालैंड, बस यही दोनों याद रखने थे, मिजोरम और नागालैंड। तीसरे स्थान पे मेघालय है, चौथे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है, पांचवें स्थान पे मणिपुर है। ST जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड 26.2% के साथ 11वें स्थान पर है। अब कुछ नोट दिया है, नोट देख लेते हैं। हरियाणा और पंजाब में कोई भी ST निवास नहीं करते। कहाँ? हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी ST निवास नहीं करते हैं। जनगणना 2011 जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है उसको देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये दिल्ली है। ठीक है, दूसरा तीसरा देख लेते हैं, तो दूसरे स्थान पे पुदुचेरी और चौथे स्थान पे चंडीगढ़ है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, तो इसमें आप दिल्ली और लक्षद्वीप याद रखिएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो 10 की वृद्धि का अगर हम कुछ आपको फंडा बताएं तो दादर नागर हवेली में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली।
और दूसरे व तीसरे स्थान पे देख लेते हैं तो दमन दीव दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे पुडुचेरी। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश हम देखते हैं तो न्यूनतम 10 की वृद्धि लक्षद्वीप में। ठीक है, इन्होंने लक्ष्य बना रखा है कि हमको ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। याद करने का तरीका लक्षद्वीप। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, सिंपल सी बात है। वह न्यूनतम जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जन घनत्व में दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। अब आगे देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। ये जरूर से जरूर याद रखिए, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। ठीक है, वह न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव हो गया। लिंगानुपात में दूसरा स्थान लक्षद्वीप का है। ठीक है, अब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो दिल्ली है। शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर पुडुचेरी है। ये एक एक याद रखिएगा, दूसरे स्थान वाला याद रखने की जरूरत नहीं है केंद्र शासित प्रदेश के मामले में। ठीक है, चलिए। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वन अच्छा, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, केरल है ना सबसे साक्षर, उसके बगल में लक्षद्वीप, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला दादर नगर हवेली। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षर है इसीलिए तो हवेली में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। समझिए, ऐसे चीजों को जोड़ के याद रखेंगे, सारे फैक्ट्स याद होंगे आपको। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है। महिला साक्षरता में भी देखिए सबसे कम है दादर नगर हवेली और सबसे अधिक में लक्षद्वीप ही है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या व नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है। वह न्यूनतम नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, लेकिन दिल्ली सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, लेकिन सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित मतलब एससी निवास नहीं करते। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला लक्षद्वीप। वहीं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दादर नगर हवेली। नोट देख लेते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। चलिए फिर आगे देखते हैं। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, तो परियोजनाओं के नाम दिए हुए हैं, नदी दी हुई है और लाभान्वित होने वाले राज्य। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और इसमें यह भी देखिएगा कि किस नदी पे साथ साथ ये किस राज्य में है, मतलब इसके डायरेक्शन को ध्यान रखिएगा, मैप पे सोचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर 2020 के यूपी का आपने क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें उसने पूछ रखा है, इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो ब्यास नदी परियोजना देखते हैं, तो ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है, ये दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में पता ही है, तो उससे लाभान्वित होने वाले राज्य भी झारखंड और पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी, और ये महानदी कहाँ बहती है ओडिशा में। चंबल परियोजना चंबल नदी, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। और तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे, तुंगभद्रा नदी तेलंगाना और कर्नाटक इससे लाभान्वित होते हैं। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होता है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। ये नदियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे एग्जामों में नदियाँ ही पूछी जाती हैं, पीसीएस वगैरह में ये लाभान्वित होने वाले राज्य भी मिलान करने को दे देता है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। अब देखते हैं कोसी परियोजना, तो ये कोसी नदी पे है और लाभान्वित होने वाले राज्य बिहार और नेपाल है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पे है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य बिहार और नेपाल है। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी
नदी पे, और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है। भागीरथी और गंगा नदी में क्या समझते ही होंगे सब कुछ, जब आप नदी चैप्टर पढ़ाएंगे अलग से तो डिस्कस करेंगे। अभी जब डिस्ट्रिक्ट की क्विक बुक में हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको नदियाँ क्लियर करेंगे अच्छे से। काकड़ा पाड़ा परियोजना, ताप्ती नदी, ये गुजरात को लाभान्वित होने वाला राज्य है। तवा परियोजना, तवा नदी, मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना, ये कुराडी नदी, महाराष्ट्र से लाभान्वित है। इंदिरा गांधी नगर परियोजना, सतलज नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पे है और ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इससे लाभान्वित होते हैं। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है और लाभान्वित गुजरात होता है इससे। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे है और कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पे है, कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पे है और ओडिशा इससे लाभान्वित होता है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है और उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पे है और तमिलनाडु इससे लाभान्वित होता है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पे है और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड इससे लाभान्वित होते हैं। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है और केरल इससे लाभान्वित होता है। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड इससे लाभान्वित होता है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। कोयना परियोजना कोयना नदी पे है और महाराष्ट्र इससे लाभान्वित होता है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे है और उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। कोयना परियोजना कोयना नदी में है और महाराष्ट्र इससे लाभान्वित होता है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पे है और कर्नाटक तथा अलमट्टी, एक सेकेंड, ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पे है और कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है, कर्नाटक का अलमट्टी बांध, ठीक है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पे है, कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। भीमा परियोजना पवना नदी पे है, महाराष्ट्र इससे लाभान्वित होता है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पे है और कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे है, महाराष्ट्र से लाभान्वित होता है। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पे है और पंजाब इससे लाभान्वित होता है, ये जरूर याद रखिएगा। रंजीत सागर बांध परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिडक्कल परियोजना घाट प्रभा नदी पे है और कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित होता है। नाफ्ता झाकरी परियोजना सतलज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। पनामा परियोजना पनामा नदी पे है और गुजरात इससे लाभान्वित होता है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। कांसावती परियोजना कांसावती नदी पे है और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होता है। परम्बिकुलम अलियार परियोजना ये तमिलनाडु और केरल इससे लाभान्वित होता है और ये 8 छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है ये परियोजना। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पे है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। गिरना परियोजना गिरना नदी पे है और महाराष्ट्र इससे लाभान्वित होता है। शारदा परियोजना शारदा व गोमती नदी पे है और ये उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। टूडा परियोजना टूडा नदी पे है और महाराष्ट्र इससे लाभान्वित होता है। बारगी परियोजना बारगी नदी पे है, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। हसदेव बंगो परियोजना हसदेव नदी पे है और छत्तीसगढ़ इससे लाभान्वित होता है। ध्यान रखिएगा जब हम ये बोलते जा रहे हैं ना तो इससे आप एक अनुमान मोटे तौर पे एक अनुमान लगा लेंगे। जैसे हसदेव नदी है तो हसदेव नदी का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यूपी या यूपीएससी में जब ऐसा कभी पूछ ले तो आपको मिलान में एक अंदाज लगेगा कि ये छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में हमने इसको पढ़ा था, तो उस टाइप से आप मिलान कर पाएंगे। तो यहाँ सिर्फ न ही नदियाँ याद करिए और क्षेत्र अलग से याद करिए, बल्कि आप उन नदी को उस क्षेत्र से के मैप से ऐड करने का प्रयास करिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। दंडकारण्य परियोजना ओडिशा और मध्य प्रदेश में। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक पे और पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी पे है, झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होते हैं। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पे है और मध्य प्रदेश से लाभान्वित होता है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है, बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लाभान्वित होते हैं। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश व गुजरात इससे लाभान्वित होता है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी और राजस्थान इससे लाभान्वित होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी और राजस्थान इससे लाभान्वित होता है, ये भी याद रखिएगा, ये कृत्रिम है इसलिए बोल रहे हैं। रेहन सागर नहर परियोजना सतलज नदी पे है और हरियाणा इससे लाभान्वित होता है। आगे देखते हैं तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित होता है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश इससे लाभान्वित होता है।
तिलैया परियोजना बराकर नदी पे है और झारखंड इससे लाभान्वित होता है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। बगलिहार परियोजना ये चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये भी यूपीपीएससी ने पूछ रखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब नदियों के किनारे कुछ बसे कुछ प्रमुख नगर हैं, उन नगरों पे दृष्टिपात कर लेते हैं। तो आगरा यमुना नदी के किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है, इलाहाबाद गंगा और यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम नदी के किनारे है, और दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे है, सुकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। तो सुकोवा घाट कहाँ होगा? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, तो अंदाज लगाइए कहाँ होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से। कन्नौज गंगा नदी के किनारे है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। अब ध्यान रखिएगा, तो मूसी नदी कहाँ होगी? हैदराबाद है, तो नीचे चले जाएंगे हम, ठीक है, तेलंगाना, अंदाज लग जाएगा हमें। इसी तरीके से वहाँ पे यूपी में अब स्टार्ट कर दिया है मिलान करने के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। मथुरा यमुना नदी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी और पढ़रपुर परियोजना भी है, ध्यान रखिएगा, पढ़रपुर भीमा नदी और बरेली रामगंगा नदी, ठीक है। आगे देखते हैं। जगदलपुर इंद्रावती नदी और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। इधर देख लेते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है, कटक महानदी के किनारे है, नासिक गोदावरी के किनारे है, संबलपुर महानदी के किनारे है, और श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टम की संधि बहुत फेमस है, किसके किसके बीच में हुई थी कमेंट करके बताएं। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, ओरछा बेतवा नदी के किनारे है, उज्जैन क्षेत्रा नदी के किनारे है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, लुधियाना सतलज नदी के किनारे है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है, बैतूल ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है ना। अब रिपीट आप बैक करके कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पर्वतीय नगर ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, ऊटी तमिलनाडु, शिमला हिमाचल प्रदेश, पहलगांव जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, कोडाईकनाल तमिलनाडु, लैंसडाउन उत्तराखंड, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, मसूरी उत्तराखंड। ये मसूरी जाना ही सबकी इच्छा होती है, मसूरी में ट्रेनिंग लवासना जाना है। चलिए तैयारी करिए, लवासना जाइए। कोटगिरी तमिलनाडु, मुक्तेश्वर उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, कसौली हिमाचल प्रदेश, कन्नूर तमिलनाडु, गंगटोक सिक्किम, मनाली हिमाचल प्रदेश, रानीखेत उत्तराखंड, रांची झारखंड, मिरिक पश्चिम बंगाल। कौन सा? मिरिक पश्चिम बंगाल। श्रीनगर जम्मू कश्मीर, कोटलिम तमिलनाडु, भुवाली उत्तराखंड, अल्मोड़ा उत्तराखंड, शिलोंग मेघालय, सोलन हिमाचल प्रदेश, नंदी हिल्स कर्नाटका में है, येरकाड तमिलनाडु में है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में है, और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। तो धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, माउंट आबू राजस्थान में है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आप जानते ही हैं, कौन सी है? पंचगनी महाराष्ट्र है, मन्नार केरल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, सपुतारा गुजरात में है, किमानगुंडी कर्नाटका में है, पेरियार केरल में है, मंडी हिमाचल प्रदेश में है, लोनावाला महाराष्ट्र में है, और खांडला महाराष्ट्र में है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, इसके अंतर्गत हम वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों देखेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क, जो कि उत्तराखंड में था। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। क्या नाम था? जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? 11 हैं। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? मध्य प्रदेश में है। कितने? 11 हैं। और
इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ध्यान रखिए, बीपीएससी 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिमिस। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है, जिसका नाम हिमिस है। ठीक, कितने क्षेत्र में फैला है याद करने की जरूरत नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है। ठीक है, और नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, भारतीय पक्षी विज्ञान और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो सलीम अली को क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है। जिम कारगेट पार्क में रामगंगा नदी बहती है। देश में सर्वाधिक 94 राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप में है। कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान था। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और जब पूछे कि सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य सर्वाधिक अंडमान निकोबार में है। ठीक है, डाचीगामा सैक्चुरी में कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। ठीक है, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पे अवस्थित है। यहाँ का पोनंग नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा? पोनंग नृत्य। तो पोनंग, एक प्रश्न और यहाँ से बनेगा, तो पोनंग नृत्य कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। और ये प्रसिद्ध किस नदी पे है? तो आप यहाँ से बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नृत्य प्रसिद्ध है, जो जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पोनंग नृत्य जो है वो जनजातियों द्वारा किया जाता है और अरुणाचल प्रदेश से है। राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे और उससे जुड़े हुए राज्य देखेंगे, और वन्यजीव प्राणी याद करने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो पलामू या बेतला अभ्यारण्य ये झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। और भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटका में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभ्यारण्य सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटका में है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटका में है। पाखला वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। कांवला वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। मानस नदी उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है। कुंभल अभ्यारण्य राजस्थान में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, पूछा भी कई बार गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। मुदुमले अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। तो मुदुमले अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। डंफा अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम में है। पराम्बिकुलम अभ्यारण्य केरल में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये हरियाणा में है। लास्ट ईयर बीपीएससी एसआई में पूछा हुआ है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बीपीएससी सही बोल दिया सॉरी, बिहार एसआई में पूछा हुआ है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में है। नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में है। और केबुला में जाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। ये बहुत फेमस है क्योंकि ये तैरता हुआ अभ्यारण्य है। केबुला में जाओ यूपीएससी आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, और या इसको भीतरकनिका नेशनल पार्क भी बोल लीजिए, ओडिशा में है। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ पे? मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ कछुआ, अच्छा अब ऐसे में कभी ना मैंग्रोव पूछे कहाँ पाए जाते हैं स्टेट में, तो यहीं से फैक्ट्स निकलते हैं। ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये डायरेक्ट बताया जाए कि उड़ीसा में भी मैंग्रोव पाए जाएंगे।
ठीक है। एक तो आपको पता है कि तटों के किनारे पाए ही जाते हैं, दूसरी चीज यहाँ से भी हमने देख लिया कि भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है, और फिर उसके बारे में वो बता रहा है कि हाँ मैंग्रोव वन की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसका मतलब उड़ीसा में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ कछुए की चारों प्रजातियां, कुछ यहाँ कछुए की चारों प्रजातियां ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ और हेक्सविले कछुआ, लेदरबैक कछुआ पाई जाती है। कछुए की चारों प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है। कहाँ? उड़ीसा में। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल उड़ीसा में है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवला देवघाना नेशनल पार्क, कौन सा? राजस्थान के भरतपुर में स्थित है केवला देवघाना नेशनल पार्क को पक्षी वर्ग का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो केवला देवघाना नेशनल पार्क को कहा जाता है, और ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। यहाँ साइबेरिया साइरस प्रजनन हेतु आते हैं। यहाँ से दो नदियां रामगंगा व गंभीरी प्रभावित होती हैं। ठीक है। यहाँ से दो नदियां बाणगंगा व गंभीरी प्रवाहित होती हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुला में जाओ, अभी बताया था, केबुला में जाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर के इम्फाल व विष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इस पार्क की प्रमुख जीव अति संकटाग्रस्त संगाई मणिपुरी हिरण है। ठीक है। रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल वेटलैंड घोषित किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब पक्षी विहार देख लेते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। लाख बहासी पक्षी विहार कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। और विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर व महोबा में है। पटना पक्षी विहार एटा में है। पटना पक्षी विहार बिहार में नहीं है, ध्यान रखिएगा। पटना पक्षी विहार एटा में है। और सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है। लोक नायक पक्षी विहार भी से कहते हैं। सुर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ में है, और इसे बेतीलाल पक्षी विहार भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के बाघ अभ्यारण्य, राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ये 2020 में मिलान करने के लिए दिया हुआ था यूपी, और 2019 में भी सेम क्वेश्चन टाइगर से था, तो वो सिंगल था 19 में, वो 20 में मिलान करने के लिए दिया हुआ था। तो इस तरह के फैक्ट्स जो प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जो कि इन्वायरमेंट से जुड़ रहे हों उनको जरूर याद करिएगा। प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू किया था। संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। और टाइगर प्रोजेक्ट कब चला? 1973। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और ये आंध्र प्रदेश में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य पेंच अभ्यारण्य है जो कि महाराष्ट्र में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये नामदफा है। तो नामदफा अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक। और ये सबसे ऊंचाई पे, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व नामदफा है, ध्यान रखिएगा। देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। रेड डाटा बुक, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना की थी। तो ध्यान रखिए, यूपी कभी भी पूछ सकता है। सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की परिकल्पना की थी। किसने? सर पीटर स्कॉट ने। रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों पौधों के बारे में जानकारी दी गई है जो विलुप्त संकटाग्रस्त होने की कगार पर हैं। इसका संकलन ज्वाइंट नेशनल कंजर्वेशन कमेटी द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में प्रथम बार इसका प्रकाशन 1964 में किया गया था। ठीक। आगे देखते हैं भारत के बाघ अभ्यारण्य। तो भारत में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं जो बाघ के लिए रिजर्व हैं, देख लेते हैं। तो असम में 4 हैं। असम में 4 अभ्यारण्य बाघों के लिए रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? तो मानस। देखिए यहाँ पे आप 2 चीज़ें फैक्ट ध्यान रखते जाइएगा, 3 चीज़ें। सबसे पहला चीज़ तो आप ये देखिएगा कि जिस अभ्यारण्य का नाम ले रहा हूँ वो किस राज्य में है। मानस
असम में है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बाघ रिजर्व है, तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन सा जिसका नाम ले रहे हैं वो किस राज्य में बता रहा हूँ, और दूसरा चीज़ किस लिए, तो ये बाघ अभ्यारण्य की ही बात हो रही है, तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। असम, मानस, नमेरी, ठीक है। असम में 4 है कुल, मानस है, नमेरी है, काजीरंगा है और ओरंग है, ठीक है। तो मानस, नमेरी, काजीरंगा और ओरंग ये सब क्या है, बाघ रिजर्व है, ठीक। मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरंग ये बाघ रिजर्व है, और नाम दफा भी है इसमें। तो एक सेकेंड, अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कुल 3 हैं। तो कौन कौन से हैं, एक से, हाँ कुल 3 हैं। कौन कौन से, नामदफा, पकुई और कमलांग, पकुई, नामदफा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये तीनों बाघ अभ्यारण्य हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये तो आंध्र प्रदेश में है, और नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, पहली चीज़, और दूसरा ये बाघ अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 2 फैक्ट, वाल्मीकि और इंद्रावती तो अलग है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, सॉरी, बिहार में वाल्मीकि अभ्यारण्य है। तो वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में है, और ये वाल्मीकि अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है, ठीक। छत्तीसगढ़ में 3 है, कौन कौन से हैं, इंद्रावती, अचान कुमार और उदंती सीतानगर, और ये तीनों, इसमें से 2 आप ध्यान रखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इंद्रावती, दूसरा अचान कुमार, ये दोनों बाघ रिजर्व ही हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं, झारखंड में एक है पलामू, पलामू का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन जान लीजिए ये टाइगर रिजर्व है, बेतला। मिजोरम, डंपा। राजस्थान में 3 है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स, ठीक है। ये रणथंभौर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सरिस्का, इसको ध्यान रखिएगा, ये बाघ रिजर्व भी है। कर्नाटका, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेलियंस और बिलीगिरी, ये 5 थे इस यहाँ पे। बिलीगिरी, रंगनाथ मंदिर, ये 5 हैं बाघ अभ्यारण्य। मंदिर देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये बाघ अभ्यारण्य ही है। केरल में 2 हैं, पेरियार और परम्बिकुरम। मध्य प्रदेश में 6 हैं, और इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो सतपुड़ा भी इसी में आ जाएगा, और संजय डुबरी भी आ जाएगा। अब देखते हैं महाराष्ट्र में कुल 6 हैं, मेलाघाट, पेंच, तडोबंदेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर। अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से हैं, दुधवा है, अमानगढ़ है और पीलीभीत है। ध्यान रखिएगा, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य है, बाघों के लिए रिजर्व है पीलीभीत। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजाजी, सुंदरबन तो पश्चिम बंगाल में हो गया। उत्तराखंड में 2 था, कौन कौन सा था, जिम कॉर्बेट, राजाजी, ठीक। पश्चिम बंगाल में 2 है, एक सुंदरबन हो गया, दूसरा बुक्सा हो गया। तेलंगाना में 1 है, कंवल, तो तेलंगाना का कंवल अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में सिमलीपाल है और सतकोसिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सिमलीपाल और सतकोसिया ये दोनों उड़ीसा में है, सबसे पहला फैक्ट ध्यान रखिए, सिमलीपाल और सतकोसिया कहाँ है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। और अगला देखते हैं, तमिलनाडु में 4 है, तो कौन कौन से हैं, कालगढ़, मुथुरेई, और दूसरा अन्नामलाई, तीसरा मधुमलाई, और चौथा सत्यमंगलम। अब देखते हैं 1973 में 9 टाइगर रिजर्व थे। श्रीशैलम का विस्तार तेलंगाना राज्य में भी है, तो श्रीशैलम जानते हैं आंध्र प्रदेश में, तो इसका विस्तार तेलंगाना तक है, यही बता रहे हो। चलिए फिर, तो आगे है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं, 7 टापुओं का नगर मुंबई है, बुनकरों का शहर पानीपत है, अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु है, डायमंड हार्बर कोलकाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, ठीक, पूर्व का वेनिस कोचिंग, और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मसालों का बगीचा केरल, गुलाबी नगर जयपुर, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, भारत में हॉलीवुड मुंबई, झीलों का नगर श्रीनगर, फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट, भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर। तो भारत का डेट्रॉयट कहाँ है, पीथमपुर में, या पीथमपुर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। पूर्व की वेनिस जयपुर, साल्ट सिटी गुजरात,
सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश, मलय का देश, कर्नाटक। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती नदी। दक्षिणी भारत की गंगा कावेरी। काली नदी शारदा। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। राजस्थान का हृदय अजमेर। ठीक है। सूरमा नगरी बरेली। खुशबू का शहर कन्नौज। काशी की बहन गाजीपुर। लीची नगर देहरादून। राजस्थान की शिमला माउंट आबू। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। कर्नाटक का रत्न मैसूर। त्योहारों का नगर मदुरै। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। ठीक है। अब आगे देखते हैं। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेद नगरी। पर्वतों की रानी मसूरी। रैलियों का नगर नई दिल्ली। अरब सागर की रानी कोची। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी। आगे देखते हैं। धान की डलिया छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस जयपुर। मेघों का घर मेघालय। बगीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। पहाड़ियों की नगरी डूंगरपुर। भारत का उद्यान बंगलुरु। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। गोल्डन सिटी अमृतसर। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। पवित्र नदी गंगा। पवित्र नदी गंगा। बिहार का शोक कोसी। वृद्ध गंगा गोदावरी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। कोट्टायम की दादी मलयाला। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद। ताला नगरी अलीगढ़। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। पेठा नगरी आगरा। भारत का टॉलीवुड कोलकाता। वन नगर देहरादून। सूर्य नगरी जोधपुर। आगे देखते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़। कोयला नगरी धनबाद। अब भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी डिस्कस कर लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना। असम की दिसपुर। उड़ीसा की भुवनेश्वर। कर्नाटक की बेंगलुरु। गुजरात की गांधीनगर। तमिलनाडु की चेन्नई। नागालैंड की कोहिमा। हरियाणा की चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की भोपाल। आगे देखते हैं। मेघालय की शिलोंग। हिमाचल प्रदेश की शिमला। मिजोरम की आइजोल। गोवा की पणजी। छत्तीसगढ़ की रायपुर। इधर देखते हैं। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। आंध्र प्रदेश की अमरावती। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। केरल की त्रिवेंद्रपुरम। त्रिपुरा की अगरतला। पंजाब की चंडीगढ़ और मणिपुर की इम्फाल। महाराष्ट्र की मुंबई। राजस्थान की जयपुर। सिक्किम की गंगटोक और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। उत्तराखंड की देहरादून। झारखंड की रांची। तेलंगाना का हैदराबाद। ठीक। अब देख लेते हैं। महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं। किसकी किसकी? महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर। ग्रीष्मकालीन की राजधानी मुंबई। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला कांगड़ा जिला में है। तो ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानियां देख लिया हम लोगों ने कौन कौन सी। एक शीतकालिक नागपुर थी और एक ग्रीष्मकालिक राजधानी कौन सी थी? मुंबई थी। आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कवरत्ती। चंडीगढ़ का चंडीगढ़। पुडुचेरी का पुडुचेरी। दिल्ली की नई दिल्ली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर। दादर नगर हवेली की दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की द्वीप। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। ठीक है। अब तेलंगाना के गठन संबंधित कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ, तो आपको 2014 याद रखना है। 2 जून 2014। राजधानी इसकी हैदराबाद है और रैंक में 12वां स्थान था और जनसंख्या में भी ये 12वें स्थान पे ही है। क्षेत्रफल में भी 12वें स्थान पे है। जनसंख्या घनत्व यहाँ 310 है। ये सब पूछेगा नहीं आपसे। प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे। राज्यपाल ESL नरसिंहम थे। लोकसभा में सीटों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। लोकसभा में सीटों की संख्या 17 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है। ठीक है। विधानसभा में 119 सीट है और विधान परिषद में 40 है। ठीक। सीमा रेखा दक्षिण एवं पूर्व में ये अरुणाचल प्रदेश से मिलता है। कहाँ कहाँ से? दक्षिण और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से। उत्तर और उत्तर पश्चिम में ये महाराष्ट्र से। पश्चिम में ये कर्नाटक से। उत्तर और उत्तर पश्चिम में ये महाराष्ट्र से मिल रहा है। बाकी पश्चिम में ये कर्नाटक से मिल रहा है और उत्तर में ये छत्तीसगढ़ से मिल रहा है। ठीक है। पूरी बाउंड्री बन गई। तेलंगाना का गठन 29वें राज्य के रूप में हुआ। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण तेलंगाना भारत का 28वां राज्य है अब। ठीक है। अब देखते हैं भारत की जनजातियां।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 25 के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, सीधे से बोले तो वे समूह जो 342 के तहत दर्जित हैं या 342 के तहत आते हैं वे अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। गुजरात में भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया आदि पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में गड्डी अथवा गुड्डी, कनोरा और लाहौली पाई जाती है। तो ध्यान रखिए फिर से, हिमाचल प्रदेश में गुड्डी या गड्डी, कनोरा, लाहौली पाई जाती है। बकरवाल जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर में बकरवाल है, गद्दी है, गुज्जर है, चांपा है और चंपा है। चांपा या चंपा एक ही चीज़ है। ठीक, तो याद रखिए बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चांपा या चंपा ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, केरल में कादर, उराली, मोपला, इरूला और पनियान। तो पनियान भी कहाँ की है? केरल की है। पनियान, इरूला, मोपला, उराली और कादर ये केरल की है। मध्य प्रदेश की भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड और अबूझ मारिया, ठीक, और मुरिया, बिसन, हॉर्न, गोंड, खेरवार, असुर, बैगा, कोल और मुंडा ये मध्य प्रदेश की है। महाराष्ट्र की बार्ली, बंजारा, तो बंजारा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कोली, चितपावन, गोंड और अबुम फामडिया ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। मणिपुर में कुकी, मैठी या मैठी, नागा, अंगामी, ये अंगामी पूछा हुआ है, ध्यान रखिए अंगामी मणिपुर का है। मेघालय में गारो, खासी जयंतिया और मिकिर ये चारों पहाड़ियाँ भी हैं। मिजोरम में लाखर, पाओ, मिजो, चकमा पूछा हुआ है, ध्यान रखिए चकमा, लुसाई और कुकी ये मिजोरम की है। नागालैंड में नागा, नुबई नागा, अंगामी, मिकिर, ठीक, तो इसमें अंगामी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में जुआंग, खरिया, भुइयाँ, संथाल, हो, कोल, ओरांव और चेचू, गोंड, सोंड, डोगरी, गोंड के बाद सोंड, डोंगरिया, कोंध और बोंडो या रेमो भी कहते हैं, ये उड़ीसा में पाई जाती हैं। राजस्थान में मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली पाई जाती हैं। सिक्किम में लेप्चा और लिम्पू। आजकल ट्रेंड जो बना हुआ है क्वेश्चन जनजातियों से पूछने का, तो ध्यान रखिएगा ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट को उठा रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों को जरूर से ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु बडगा और टोडकोटा, कोट्टा, टोडा ये नीलगिरी की मूल जनजातियां हैं। त्रिपुरा की देखते हैं, रियांग अथवा त्रिपुरी ये जनजातियां हैं। उत्तराखंड थारू, कोय, मारा, नीति, भोट अथवा भोटिया। खास ये जौनसार बाग क्षेत्र में पाई जाती है खास, ठीक है ना। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में देखते हैं लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा, लिम्बू। लिम्बू जो है दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती है। असम में देखते हैं राभा, दिमारा, कोछारी बोडो, अबोर, आवो, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई आदि। अब आंध्र प्रदेश में देखते हैं, आंध्र प्रदेश में चेचुस, कौसड़, सवारा, कौन कौन सा? चेचुस, कौसड़, कौढस, सवारा, गदवा और गोंड ये पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डबला, सुलुंग, मिसमी, मिनियोंग, मिरी, गिलोंग, अपतनी, मेजो, इसमें अपतनी ध्यान रखिएगा। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, ओरांव, बीरहोर, कोरबा ध्यान रखिएगा, असुर, भुइयाँ, गोंड, सिरैया और भूमिज। लक्षद्वीप में वासी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार में औजे, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी और निकोबारी, ठीक है। तो इसमें सेंटलीज ध्यान रखिएगा और ओजो, जारवा, ठीक है। आगे देखते हैं
जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार जनजातियों की संख्या या जनजातीय समुदायों की संख्या 550 से भी अधिक है भारत में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 8.6 थी। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं मिजोरम, ये सारी फैक्ट डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, वहीं मिजोरम दूसरे स्थान पे प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। संविधान के 89वां संशोधन 2003 के अनुसार एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये आयोग ध्यान रखिएगा किस अनुच्छेद 338 को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क की स्थापना की गई। किसके तहत? 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष यूएस डेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, जब भी पूछेगा यूपी पूछ सकता है, यूएस डेबर को बनाया गया। ठक्कर बाबा को जनजातियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। तो जनजातियों का मसीहा किसे कहते हैं? ठक्कर बाबा को। भारत की सर्वाधिक आद जनजातियां कौन सी है? गोंड है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक आद जनजाति गोंड है, जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ठीक, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। सैम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र की पहाड़ियों में निवास करती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाती है। ध्यान रखिए, थारू जनजाति जो है ना, ये दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। मीथन त्यौहार नागा जनजातियों का नाम है। मीथन त्यौहार नागा जनजातियों का है, तो मीथन ध्यान रखिए, मीथन नागा। और नायर जनजाति परिदर्शक पति की अवधारणा पाया जाता है। नायर जनजाति में क्या करते हैं? परिदर्शक, विजिटिंग हस्बैंड। बाकी आप समझ गए होंगे विजिटिंग हस्बैंड का मतलब क्या होता है। तो नायर जनजाति में परिदर्शक पति, विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाई जाती है। और टोडा जनजाति पशुपालक हैं। एक मिनट, टोडा जनजाति पशुपालक हैं तथा भैंस पालने का काम करती हैं। संथाली लोग पुजारियों को नायक कहते हैं। ठीक है, संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। और ये तो बता ही दिया, पशुपालक है टोडा, और ये भैंस पालने का काम करते हैं। ठीक है, हो उरांव मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुषों को पाहन कहते हैं। तो पाहन किसको कहते हैं? सबसे पहले तो पाहन धार्मिक पुरुषों को कहते हैं। किसके द्वारा? हो उरांव और मुंडा जनजातियों के द्वारा धार्मिक पुरुषों को पाहन कहा जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा कहते हैं। तो एक चीज और ध्यान रखिए, बैगा क्या है? बैगा धार्मिक पुरुषों को कहा जाता है। किसके द्वारा? गोंड के द्वारा। ठीक, केरल के कत्रिकर एवं युराली इन्हें प्लाथी कहते हैं। प्लाथी क्या है पूछेगा, तो प्लाथी धार्मिक पुरुष हैं। प्लाथी धार्मिक पुरुष हैं, और ये किसके द्वारा प्लाथी कहा जाता है? युरालियों के द्वारा धार्मिक पुरुषों को प्लाथी कहा जाता है। ठीक है, युराली और कत्रिकर, और ये केरल की जनजातियां हैं। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है। तो युवा गृह क्या है? जनजातियों की शैक्षणिक संस्था है। नाच गाकर अपनी जीवन यापन करने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? गरासिया है। नाच गा के अपने जीवन को चलाने वाली जनजाति का नाम गरासिया है, और ये गरासिया कहाँ की है? दक्षिणी राजस्थान की है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अभी थोड़ा सा बाकी है। चंपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चंपा कहाँ पाई जाती है? लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और यह एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समूह है। ठीक है ना, ये अर्ध खानाबदोश है और तिब्बती लोगों का समूह है। सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया हुआ है। ये घुमंतू लोग जीवन यापन के लिए अच्छी किस्म के पश्मीना बकरे के या बकरियों को पालते हैं। ध्यान रखिए, पश्मीना बकरियों को कौन पालता है? चंपा या चांपा समुदाय। ये लद्दाख के जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और ये अर्ध खानाबदोश है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक एरा में हुई है। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? सागर में हुई और आर्कियोजोइक एरा में हुई। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजातीय समूह निग्रो था। ठीक, भारत आने वाला सबसे पहला प्रजातीय समूह निग्रो था। नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। भारत में कौन सी प्रजाति सबसे अंत में आई? नार्डिक प्रजाति। और सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई? तो निग्रो आई भारत में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निग्रिटो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मंगोलाइट प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। भारत में आदिवासी जनजातियों में कौन कौन से सम्मिलित किए जाते हैं? निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट प्रजातियां। ठीक है, निग्रिटो अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर तथा कोचीन के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मंगोलाइट लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी हैं।
भारत में ये असम, हिमाचल क्षेत्र, लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। नार्डिक देखते हैं, उत्तर पश्चिमी भारत के लोग हैं ये, उत्तर और पश्चिमी भारत के लोगों को नार्डिक जनजातियां हैं। और प्राच्य सिंध, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र आदि के लोग प्राच्य। और भूमध्य सागरी ये उत्तर भारत की उच्च जातियां हैं, ये उत्तर भारत की उच्च जातियां भूमध्य सागरी हैं। आगे देखते हैं, आदिवासियों का प्रमुख सरहुल, आदिवासियों का जो प्रमुख पर्व है सरहुल, ये चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं। तो पश्चिम से पूर्व मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा है। ध्यान रखिए, अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें और इसको ईस्ट कर दें, इसको वेस्ट कर दें, तो आप ध्यान रखिए, तो यहाँ पे मोनपा, फिर यहाँ पे डफला, फिर यहाँ पे अबोर, फिर यहाँ पे मिसमी और यहाँ पे निसी, ठीक, फिर इधर नागा पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं, नागालैंड की कोनयाक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जानी जाती है। तो हेड हंटर जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नागालैंड में। दूसरी चीज़, कोनकाक, ये हेड हंटर किसे कहा जाता है? तो कोनकाक को कहा जाता है। कोनयाक जनजाति जो हैं, तो कोनयाक को ही हेड हंटर कहते हैं। बताया जाता है कि ये अपने दुश्मनों के सर धड़ से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं और चेहरे पर टैटू बनाकर उसका जश्न मनाते हैं। हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कोनयाक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार में भी नागरिकता प्राप्त है, ठीक है। और इनका गांव लोंगवा कर्नाटक की मौंजिला के कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। तो चलिए, इसी के साथ आपका लूसेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए। तो पूरे लूसेंट की 7 सीरीज आई हुई हैं, तो 7 सीरीज में आपके पूरे लूसेंट को कंप्लीट किया जा चुका है। आप इसका कई बार रिवीजन करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।